चलिए देखिए, अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा जाने थे। इसके पहले वाली क्लास में गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जाने थे। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो हेडिंग लगाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, ये जो चैप्टर 9 चल रहा है, ये एक एक पॉइंट हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर लगभग मान के चलो कि 30-40 वीडियो हो सकते हैं। एक एक घंटे के बनाएंगे तो लगभग 30 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के अच्छा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, देखिए, इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या होती है, ज़रा ध्यान देना। ये परिभाषा ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार देखो। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये है, ध्यान देना। शुरुआत करते हैं हम दर्पण के द्वारक की। दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक क्या होता है, जरा देखिएगा। ये हमारा दर्पण का द्वार, ये परावर्तक तल है। बायां वाला भाग जो है परावर्तक तल होता है और ये दाहिने वाला भाग कलई किया गया तल होता है। तो इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट M1 होता है और ये पॉइंट M2, मतलब M1 से लेकर बायां वाला भाग M2 तक परावर्तक तल होता है। और इस परावर्तक तल की अगर एक रेखा ऐसे खींच दें ऐसे, तो ये व्यास बोला जाएगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए, ये तो दर्पण का द्वारक हो गया। अब हम ध्रुव की बात कर लेते हैं, पोल। ये पोल क्या होता है, जरा ध्यान देना। देखो, ये गोलीय दर्पण है और ये है गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, बायां वाला भाग। पूरा बायां वाला भाग परावर्तक तल है और परावर्तक तल का ये जो पॉइंट है ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को एक कटोरी लेंगे, तो ये जो है इधर कलई कर देंगे, तो ये बायां वाला भाग परावर्तक तल होगा और बीच वाला जो पॉइंट होगा वो ध्रुव बोला जाएगा। तो इस तरीके से बीच वाला जो पॉइंट है ध्रुव है, यानी इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, आधा ऊपर छोड़ो आधा नीचे, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिखेंगे गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे क्या हुआ? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, ये ध्रुव हो गया। अब देखो, इस गोलीय दर्पण का एक अपना केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान देना, गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है, देखो जैसे कोई गोला है, कांच का गोला, और इसका एक केंद्र होगा, इसे बीच से काट दोगे तो एक भाग अवतल मिल जाएगा, दूसरा भाग उत्तल मिल जाएगा। तो वही जो गोली, ये देखो एक कलाई अवतल में बाहर, इसमें भी बाहर कर देते हैं। तो काटोगे एक कांच के खोखले गोले को तो दो भाग मिल जाएगा, एक मिलेगा उत्तल, दूसरा अवतल। तो ये गोला है, इसका एक केंद्र होता है। गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हेडिंग लगाएंगे। वक्रता केंद्र C। यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, ध्यान देना, गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो, वक्रता केंद्र को किससे बस करते हैं? C से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की। ये है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? ध्यान देना, गोलीय दर्पण को देखो, ये तो ध्रुव वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। देखो, मुख्य अक्ष का मतलब ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव वक्रता केंद्र को मिला दो ऐसे, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है,
एक ऐसे रेखा मिलाओगे तो इसी रेखा का नाम है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष को PC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन जाएगा अपना मुख्य अक्ष। तो लिखेंगे ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं, इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्यान देना, PC से। अब आगे बात करते हैं। देखो ये PC हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या का नाम देते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे अगली हेडिंग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम यहाँ R से लिख देते हैं, कोष्टक में R। तो लिखेंगे ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो ये है अपना ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। इनके जो मध्य की दूरी होगी, बीच की जो दूरी होगी, इसी का नाम है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को आप कैपिटल R से भी प्रदर्शित कर सकते हो या फिर स्मॉल r से भी प्रदर्शित कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं, यह देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में एक होता है मुख्य फोकस। तो इस फोकस को हम यहाँ पर अगर रख दें तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान देना, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, जब ये पॉइंट F P और C के मध्य में होगा तो जितनी दूरी P से लेकर F तक होगी उतनी ही दूरी F से लेकर C तक होगी। तो ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है, ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फोकस दूरी है और F से लेकर C तक भी फोकस दूरी है। बहरहाल पहले हम लिखते हैं मुख्य फोकस की परिभाषा। मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस को कैपिटल F से, इसलिए हम कोष्टक में क्या लिख दिए? कैपिटल F। ठीक है।
मुख्य फोकस क्या है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। चलिए ये हो गया, तो इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग आगे वाले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब इसकी फोकस दूरी जानेंगे। फोकस दूरी क्या होती है? देखो, छोटी छोटी डिफिनीशंस अगर आप क्लास 10th के लेवल की है ये, और अगर इसकी जानकारी थोड़ा रखोगे, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये नहीं जानोगे तो आगे की चीज़ों को हम जान नहीं सकते हैं, फिर उसमें फंस जाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में रखता है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है? तो फोकस दूरी है ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस बिंदु तक। ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी यहाँ पर 2 हैं और दोनों ही किसके बीच हैं? वक्रता त्रिज्या के। वक्रता त्रिज्या जो है ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक है, लेकिन फोकस दूरी 2 भागों में बटी है। एक ध्रुव से लेकर एफ तक फोकस तक और फोकस से लेकर वक्रता केंद्र तक। खास बात यह है कि ये पॉइंट एफ मध्य में है, इसलिए ये और ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। अगर हम मुख्य फोकस हो गया, अब फोकस दूरी की परिभाषा समझ लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी को ना स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। और मुख्य फोकस को देखो मैंने यहाँ लिखा है मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो फोकस दूरी क्या है? ध्रुव, देखो 2 डिफिनीशन बन सकती है इसकी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक डिफिनीशन अपन इस बना सकते हो कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये भी तो कह सकते हो ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी की सबसे सरल और अच्छी डिफिनीशन कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और निकाल लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एफ है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2f मिल जाएगा। यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 2f हो जाएगी। बात क्लियर है? दूसरी चीज, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी क्या है? r ही है। जितनी दूरी PC बराबर क्या है? 2 लोग हैं, एक r है दूसर का 2f। तो बताओ r बराबर 2f होगा कि नहीं? क्योंकि P से C तक की दूरी r है और P से ही C तक 2f है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ध्रुव एवं मुख्य फोकस
बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं इसे, हाँ बस फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैंने क्या बोला कि जितनी दूरी P से C तक R है उतनी दूरी P से C तक 2F है। तो चित्र से हम लिख सकते हैं, चित्र से 2F बराबर R, 2F बराबर R, और यहाँ से F की वैल्यू निकालोगे R/2। अगर 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 F की वैल्यू निकालनी हो हमें, किसकी वैल्यू? F की वैल्यू, ये फोकस दूरी निकालनी होगी। वक्रता त्रिज्या अगर दिया होगा तो हम यहाँ R की वैल्यू रखेंगे और R में 2 का भाग दोगे, हमें फोकस दूरी मिल जाएगा। अच्छा, F के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? यूनिट ऑफ F, देखो F के जो मात्रक हो सकते हैं वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। मिलीमीटर, किलोमीटर वगैरह नहीं देंगे, इतना लंबा 1-8 किलोमीटर का दर्पण वर्पण नहीं होता है। मिली, सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारे फोकस दूरी का मात्रक। अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थीं वो यहाँ पे एंड होती हैं, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। हम जानेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ध्यान देना, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो यहाँ लिखेंगे, अच्छी हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो एक होता है प्रकाश का अपवर्तन और दूसरा होता है प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चमकदार पृष्ठों पर घटनाएं घटती हैं। एकदम चमकीला हो, घर्षणहीन हो, शानदार एकदम हो, बढ़िया चमकता रहे, है ना। जैसे किसी किसी आदमी का चेहरा चमकता रहता है और किसी किसी का एकदम वही देख लो तो बहरा ही जाओ, डर जाओगे। तो एकदम चमकता हुआ रहे जिसमें आप चेहरा देख सको अपना, उसे बोलते हैं चमकना। बात समझ में आया? चेहरा उसी में देख सकते हो जो क्या रहे, चमकता रहे। सब में चेहरा नहीं दिखाई पड़े। इसमें चेहरा देख सकते हो क्या? नहीं, चमकेगा नहीं है। इसमें कोई दर्पण पर थोड़ी नहीं कि चमकेगा। अब देखो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। देखो सबसे पहले इसकी एक हम फिगर बनाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास समतल पृष्ठ है, समतल कांच का पृष्ठ है, ये पारदर्शी है अभी। अब इसको हम कलई करेंगे ऐसे। क्या करेंगे? कलई। ये देखो भाई साहब, कलई हो गई, हो गई कलई। अब ये जब कलई हो गई ना तो ये एकदम चमकदार हो गया। इसमें आप अपना शकल देख सकते हो अच्छा खासा। ये दर्पण बन गया, समतल दर्पण है, शकल देखने लायक। सुबह शाम दोपहर 3 बार। जब तक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी तब तक देखना। अब हम इस पर प्रकाश डालते हैं। जैसे ये दर्पण है अपना, हम चेहरा देख रहे हैं ऐसे, वैसे यहाँ पे लगा दिए।
नीचे वाला तल कलई किया गया तल है, ऊपर वाला तल क्या है? परावर्तक तल। ध्यान देना, ये जो तल है इसे बोलते हैं परावर्तक तल। ऊपर वाले तल को क्या बोलेंगे? परावर्तक। और नीचे वाला जो तल है ये है कलई किया गया तल। कलई किया गया तल। आगे देखो, प्रकाश की किरण जिस तल से परावर्तित होती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। अगर इस पर किरण डालोगे ना, किसी आईने पर किरण डालते हो, रिफ्लेक्ट होके देखते हो वापस चली जाती। बाहर घर पे खड़े होके अंदर घर के अंदर वाले जो आदमी होते हैं उनको चमकाते हो। और ये घटना सबसे ज़्यादा ठंडी में करवाते हैं तुम लोग। आईना लेके तुम लोग एकदम बाहर निकल जाते हो, दुआरे बैठ जाते हो। अब देखोगे भाई ठंडी में सब धूप लेना चाहते हैं, बाहर बैठ के ऐसे देखोगे, करे बात ऐसे ऐसे करे, अरे इसमें तो परावर्तन वाली घटना घट रही, तो अंदर वाले देखो इतना उसमें लाइट है कि जितनी किरण आ रही है चली जा रही है। तो होता क्या है कि जो किरण आई और चली गई एकदम पूरा टार्च का काम करता है। अगर कमरे में बाहर एकदम उजाला है, कमरे में अंधेरा है, कमरा का दरवाज़ा खोल दो, आदमी कौन है देखना है तो रिफ्लेक्ट करके देख सकते हो। तो बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही हम किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, आरोपित करवाते हैं, रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये देखो, ऊपर वाला तल परावर्तक तल, नीचे वाला तल कलई किया गया तल है। जब प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं एक आईना लिया हूँ, एक दर्पण लिया हूँ, एक मिरर लिया हूँ, इस पे किरण आई और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। भाई आएगी तो किसी न किसी दिशा में जाएगी, वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह किसी निश्चित दिशा में दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये किरण आएगी ऐसे, ध्यान देना, ये जो आ रही है किरण ना, इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज इसे इंग्लिश में बोलते हैं।
आसमान से जो किरण इस दर्पण पे पड़ रही है ना, इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ध्यान देना, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण किस तल पर पड़ रही है? परावर्तक तल पर। परावर्तक तल यहां से लेकर यम1 से लेकर यम2 तक है, लेकिन चाहे जहां डालोगे किरण परावर्तित होगी, लेकिन ये किरण जिस बिंदु पर पड़ेगी उस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। क्या नाम होगा? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लेकिन ये किरण जिस बिंदु पर पड़ेगी उसे आपतन बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपतन बिंदु। और चूंकि ये चमकदार पृष्ठ है, पालिशदार पृष्ठ है, इसलिए ये किरण आएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आएगी और चली जाएगी। और इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक अभिलंब हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं। क्या खींचते हैं? नॉर्मल यानी अभिलंब। अभिलंब कैसा होता है भाई साहब? अभिलंब होता है पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ अगर ऐसे कर दोगे तो अभिलंब ऐसे, पृष्ठ ऐसे है तो अभिलंब ऐसे, लंबवत एकदम सीधा। पृष्ठ अगर ऐसे है तो अभिलंब ऐसे होगा। अब देखो, आने वाली किरण और ये है अभिलंब। अभिलंब इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये है परावर्तित। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब है परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, मतलब उसी मार्ग पर नहीं, मतलब मार्ग बदल के चली गई। अच्छा, लंबवत डालोगे तब? लंबवत डालोगे आएगी और फिर वापस चली जाएगी। इस तरीके से डालोगे तो ऐसे निकल जाएगी। यानी ये जो है आपतन कोण है, आपतन कोण को आई से बेस करते हैं। और ये जो कोण है ये परावर्तन कोण है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये कौन सी किरण है भाई? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखो, परावर्तित जो किरण है, कौन सी किरण? परावर्तित किरण, वो दर्पण पे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के पश्चात मिली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो आई है, ये जो आई है, ये हमारा है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ये जो आर है इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो, मैंने भी इसके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। ये है आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट इसे बोलते हैं। अब देखो, आपतित किरण किसे कहते हैं? ये सब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, जानकारियां हैं, ये जानते रहोगे तो आगे काम में आएंगी ये सब चीजें। ठीक, जितनी हम हेडिंग पढ़ते हैं जिस चैप्टर में, क्या सारी हेडिंग आ जाती हैं? क्या हम एक एक चैप्टर में लगभग 50-50 हेडिंग पढ़ लेते हैं, 50 में से 2 ठे पूछता है। बाकी ये काहे बदे पढ़ रहे हैं भाई? हम जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, इस भौतिक जगत में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। हम केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम जानकारियां हमें चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हम इस बुक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जानकारी के लिए।
इसको पढ़े रहोगे तो बिल्डिंग के बनाने के काम में आएगा, प्रयोग करने के लिए काम में आएगा। वो सारी प्रायोगिक चीज़ें ही किताब में थ्योरी के रूप में लिख दी गई हैं। अब हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आगे की क्लास में प्रायोगिक पढ़ेंगे। केमिकल मिलाएंगे, देखो केमिस्ट्री में ढेर सारे केमिकल्स मिलते हैं, है ना। अब वो केमिकल्स का प्रयोग कहीं ना कहीं है, बम बनाओ, परमाणु बम बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, रॉकेट बनाओ, चंद्रयान 3 बनाओ, ये सब का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। हर जगह ये कहो कि केवल केमिस्ट्री के माथे हो परमाणु बम बन जाए, फिजिक्स का भी प्रयोग है। केवल फिजिक्स के माथे बन जाए तो केमिस्ट्री, मैथ की भी जरूरत है। सबका कहीं ना कहीं अपना योगदान होता है। जैसे फैमिली में हर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति का उस फैमिली को बनाने में सबका कुछ न कुछ योगदान होता है। सब खाने वाले ही नहीं होते हैं, वैसे इनमें होता है। ये हमें पूरी जानकारियाँ बटोरनी पड़ेंगी अच्छे ढंग से। चलिए अब देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ के अभिलंबवत होता है नॉर्मल अभिलंब, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये लिखाने वाली चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। देखो ये वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह है कि नहीं। फिर से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कक्षा 7 में पढ़े थे हम, पंडित जी पढ़ाए थे। कक्षा 7 में जब थे तो हमें याद है कि हमारे क्लास में जो है 2 बच्चे, मतलब 2 क्लास थी, मतलब 7th में अ और ब करके। तो हुआ क्या कि अब गुरुजी आ गए, ब वाले आ गए अ में, हम लोग अ वाले थे, और एक क्लास में करीब 40 बच्चे थे। सरकारी टीचर का हाल बता रहे हैं हम, स्कूल बहुत बढ़िया पढ़ाई। अब वो ब वाले अ में चले आए, अलग अलग साइंस के टीचर अलग अलग क्लास में। अब पूछे, कोई टीचर ज़्यादा नहीं थे, सब चिल्ला रहे थे, लड़के आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद पूछे, खड़े हो जाओ, कौन बताएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब उस ज़माने के हम रटने का जो है ऐसे शुरू नहीं होता है, पीएचडी करे थे, मतलब रटने के मामले में तो सबसे आगे आधा कपारी हो गया था। इतना आधा ज़्यादा आधा दर्द ही करे, इतना ज़्यादा रट। अभी तक वो 7 वत का जो सरस्वती वंदना वंदना अभी तक याद ही है। अब हुआ क्या कि पूछे तो उसमें से अकेला बंदा हम ही बताए थे, बाकी सब मार खा गए। प्रकाश के परावर्तन के नियम रटे थे, अब मतलब नहीं समझे, रटने में आगे। तो कहने का मतलब है कि छोटी क्लास में बच्चे रटते हैं, समझते कम हैं, क्योंकि उनकी रटने वाली कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझने वाली कम होती है, रटने वाली बहुत ज़्यादा होती है। ये सब के अंदर होता है। जैसे जैसे आगे की क्लास बढ़ोगे ना, रटने वाली क्षमता खत्म, समझने वाली क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये नियम जब पढ़ाते हैं तो मुझे वो वाला घटना याद आ जाती है कि 40 बच्चे में उस समय मैं पहला एक ऐसा था कि इसका नियम बताया, बाकी सब मार खाए, बहुत खुशी हुई। होता है ऐसा कंपटीशन में, बच्चे जब मार खाते हैं भाई तो बड़ी खुशी होती है। तो देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें, जरा ध्यान देना। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश
के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखो इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम में लिखते हैं, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ध्यान देना, प्रथम नियम क्या होता भाई साहब? देखो प्रथम नियम में अभी मैंने बताया कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, देखो ये जो आपतित किरण है अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती, ये वाली किरण इस नॉर्मल से जितने अंश का कोण बनाती है उतना ही कोण ये परावर्तित किरण अभिलंब से बनाती। यानी आई अगर 30 है तो आर भी 30 होगा, आई अगर 30 है तो आर भी 30 होगा, आई 45 है तो आर भी 45 होगा, आई अगर 90 है तो आर भी 90 होगा। ये चीज़ याद रखना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो हम प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। अब हम द्वितीय नियम में लिखेंगे, द्वितीय नियम। देखो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ लिखेंगे आपतन कोण यानी आई कामा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये दो नियम हो गए। यानी हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम इसमें कंपटीशनल वाली चीज़ें बताएंगे। ठीक, कंपटीशनल वाली चीज़ों का मतलब है कि जैसे ये अभी तक तो मैंने नॉर्मल से चीज़ें बताया, अब कंपटीशन में क्या आएगा ज़रा गौर करिएगा। इरेज कर दिया जाए इसे। देखो जब किरणें आसमान से चलती है ना तो अपने साथ वो 8 गुण लेकर चलेंगे। कितने गुण? 8 गुण। देखो जैसे किसी के पास लक्ष्मी जब आती है, पैसा, ढेर सारा पैसा किसी के पास आए
तो उसके अंदर कई चीज़ें आएंगी। एक तो उसकी ताकत बढ़ेगी पैसा की वजह से, दूसरा घमंड भी बढ़ जाएगा पैसा की वजह से। उसके अंदर ना फिर देखो पैसा बढ़ने से गलत ख्यालात भी आते हैं, अपने पैसा का वो दुरुपयोग करने लगता है। लक्ष्मी चलेगी तो सगुण अवगुण दोनों लेकर साथ चलते हैं, और जो लोग उसको केवल सगुण में लगा दिए वो आगे निकल जाते हैं तरक्की। अगर उसके अवगुणता को धारण किए, मिसयूज किए पैसे का, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही हमारी ये किरण जब आसमान से टपकेगी ना इस दर्पण पे, तो इसके साथ कितने गुण होंगे? 8 गुण। जैसे किसी के पास पैसा आता है तो बदल जाते हैं, कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते। वैसे ही इसके अंदर 8 गुण होते हैं, 4 बदल जाते हैं, 4 नहीं बदलते। एकदम पैसा की तरह है ही, कुछ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते, ज्यों कहते हो ऐसे बने रहते हैं। हमारे गांव में एक एक से अच्छे खासे देखने में गरीब दिखेंगे, लेकिन जब निकालेंगे ना तो कहोगे कि तो गुदड़ी के लाल हैं। बगल में एक एक से अच्छे अच्छे हम दिखा दे बनिया अपने गांव में, खाई में दिखा दे, अगल बगल। तो मतलब कहने का मतलब है कि देखने में एकदम लल्लुआ ही हैं, पप्पुआ ही, लेकिन जब निकालेंगे तो नरेंद्र मोदी ही बन जाएंगे पूरा, है ना। पूरा धीरू भाई अंबानी बनने की मतलब ऐसा लगेगा यार पैसा तो बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी किरण ऐसे हैं, ये जब किरण आएगी तो अपने साथ में 8 गुण लेकर चलेगी, और जब इस दर्पण पर पड़ेगी ना तो इसके 4 गुण तो नहीं बदलेंगे और 4 गुण बदल जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान देना। देखो ये 4 गुण कौन कौन से हैं जो नहीं बदलते। ये कंपटीशनल में पूछा जाता है। अभी पिछले कंपटीशन में याद रखना, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो आईटीआई से लेकर यूपीपी तक, ये देखना चाल, तरंग दैर्घ्य, तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवृत्ति, रंग, ये ना ये नहीं बदलेगा। जिस चाल से आएगा उसी चाल से जाएगा, ये नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। ध्यान देना, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। देखो अगर इसे हम केस फर्स्ट और इसे केस सेकंड का नाम दे दे तो इसमें लिखेंगे नहीं बदलता है, परावर्तन के पश्चात नहीं बदलेगा। परावर्तन के पश्चात नहीं बदलता, नहीं बदलता, और ये परावर्तन के पश्चात बदल जाएगा। परावर्तन के पश्चात बदलता है, बदलता है। देखो आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, ये चारों इस पर डालोगे तो आयाम बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी, ये आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, इसकी सब बदल जाएगी। 4 ना तो इसकी चाल बदलेगी, जो चाल आपतित की है वही परावर्तित की।
तरंगदैर्ध्य, जो तरंगदैर्ध्य आपतित किरण की है वही किरण, वही तरंगदैर्ध्य परावर्तित। आवृत्ति भी नहीं बदलेगी, जो किरण आपतित किरण की आवृत्ति है वही परावर्तित किरण। इसका रंग भी नहीं बदलने वाला है। क्या नहीं बदलने वाला है? रंग। तो ये याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बात क्लियर है? अब हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसको हम इरेज करेंगे। ध्यान देना। अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की ओर आगे बढ़ेंगे। ये प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज इमेज? अब इमेज के बारे में जानेंगे। और ये जो इमेज होता है ना बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी दो तरीके से इमेज बनते हैं, एक होता है वर्चुअल और एक होता है रियल। ठीक, तो ध्यान देते हैं। अब प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसे इमेज बोलते हैं। देखो प्रतिबिंब क्या है, हम यहाँ पे एक रख देते हैं दर्पण, ऐसे। ये समतल पारदर्शी पृष्ठ है, इसे हम बना दे रहे हैं समतल दर्पण। ऐसे कलई कर दिया दाहिने तरफ। क्या कर दिया? कलई। एक आदमी कुछ दूरी पर रख दे रहे हैं। सपोज दैट यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ये लल्लू भैया खड़ा हैं यही जगह। अब देखो, इस समतल दर्पण में ये वस्तु है। क्या है? वस्तु। वस्तु हैं, ये आदमी है। अभी लल्लू भैया के खड़ा करा दिए तो इनका जो चित्र है ये पीछे बन जाएगा। कहाँ बनेगा? पीछे। ये है वास्तविक और ये है आभासी। याद रखना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। सीधा ऐसे देखोगे तो सीधा ही बनेगा, तो ये आभासी प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। इस तरफ आदमी खड़ा होगा तो ऐसा लगेगा उसका चित्र पीछे दिखाई पड़ रहा है। दर्पण में ऐसे होता है ना, जिसमें शक्ल देखते हो, ऐसे देखते हो तो इसमें दिखाई पड़ता है। तो जो दिखाई पड़ रहा है समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है। किस लाइन से? डॉट डॉट। चित्र तो पूरा बना है फुल लाइन से, लेकिन उसका जो वो वस्तु तो फुल लाइन से बना है, बट उसका जो चित्र है मैंने डॉट डॉट लाइन से बनाया। क्योंकि डॉट डॉट लाइन से इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज है। तो इसे हम आँख भी इसका डॉट डॉट से, और यहाँ सरा है इसलिए इसे भी डॉट डॉट से, हाथ भी डॉट डॉट से, ये भी डॉट डॉट से। होता क्या है, अगर आप इसके सामने यक्ष दूरी पर हैं, ध्यान देना, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने खड़े होते हैं उतना ही दूरी आपको ऐसा लगता है दर्पण के पीछे भी है। अगर आप दर्पण के सामने यक्ष दूरी पर हैं तो आपको लगेगा कि दर्पण के पीछे हम कितने दूरी पर हैं? यक्ष ही। ऐसा लगेगा कि अगर हमारी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक y है, क्या है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? y ही होगी। ध्यान देना बच्चों, ये वस्तु है और इस वस्तु की ऊंचाई को किससे बेस करते हैं? O से। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, वस्तु की ऊंचाई को O से प्रदर्शित करते हैं, ये हमेशा के लिए याद रखना। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है हाइट, उसे I से प्रदर्शित करते हैं, चाहे जिस दर्पण में हो, चाहे जिस दर्पण में हो, अवतल उत्तल समतल किसी में। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई को O से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से।
दोनों की ऊंचाई समतल दर्पण में बराबर होती है, यानी O बराबर I। O बराबर I किस दर्पण में? समतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में भी होता है, लेकिन आगे बताएंगे। तो देखो, अब प्रतिबिंब की डिफिनीशन जान लेते हैं। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने, ये मेन है, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इस दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। ये क्या है? चित्र है। ये चित्र को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। चित्र को बोलते हैं प्रतिबिंब, और इस वस्तु को बोलते हैं, इस वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंब। अगर कहीं पे बिंब शब्द आपको मिल गया लिखा हुआ तो समझ लेना वो वस्तु की ऊंचाई दिया है। डिफिनीशन में हम सारी चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इस दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। क्या है? चित्र बन जाता है। इस चित्र को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चित्रवा को इस वस्तुआ का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और स्वयं को, स्वयं माने हमें, स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। मतलब वस्तु का दूसरा नाम क्या है? बिंब। स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो पहले तो हम प्रतिबिंब की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जब समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम डालेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। चलिए, अब हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। इस फिगर को इरेज कर दिया जाए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जरा ध्यान देना।
चलिए देखिए, अब इसको हम इरेज करके आगे की चीज़ें देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। रियल इमेज क्या होता है, ठीक। अभी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है भाई? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, जरा ध्यान देना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? देखो, हम ना एक दर्पण बनाते हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही क्यों बनाएं? क्योंकि देखो, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनेगा और किसी दर्पण में बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कलाई कर दिया और एक मुख्य अक्ष खींच दिया, PC, ये हो गया F, ये अनंत बिंदु है। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है बस। ये इकलौता दर्पण ऐसा है जिसमें वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और आभासी। लेकिन उत्तल समतल ऐसे दर्पण हैं केवल आभासी बनते हैं। ये इकलौता दर्पण ऐसा है, अवतल दर्पण, किसमें वास्तविक भी बनेगा और आभासी। लेकिन उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। इसमें 6 कंडीशन हैं। कितने? 6 कंडीशन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखो, 6 कंडीशन है, जिसमें से 5 कंडीशन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 6वें पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। 5 कंडीशन पर वास्तविक प्रतिबिंब और 6वें कंडीशन पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। हाँ, तो चलिए आगे देखिएगा। देखो, आगे समझते हैं कि अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु, एक बिंदु यहाँ लेते हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान देना, लिखेंगे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस
दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब के गुण समझ लेते हैं। देखो हर आदमी के अपने अपने गुण हैं, ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब का भी एक क्या है, गुण। ठीक, ऐसे आभासी प्रतिबिंब का भी एक अपना गुण है। देखो अब लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, इसी का गुण ऐसे डाल देते हैं, गुण बस। ठीक, देखो इसका पहला गुण क्या है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला गुण क्या है, यह सदैव उल्टा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या गुण है भाई, यह सदैव उल्टा प्राप्त होता है, मतलब हमेशा नीचे ही बनेगा। वस्तु ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब नीचे। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। दूसरा नंबर, इसके पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस पर प्राप्त कर सकते हो, पर्दे पर। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका फोटो लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। ध्यान दो, तीन इसके गुण क्या क्या हैं। यह एक उल्टा, इसका प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और फोटो लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम फोटो ले सकते हैं। कैसे, जैसे दर्पण है, क्या है, हम चेहरा देख रहे हैं, इससे अपना चेहरा, हम अपने चेहरे का फोटो ले सकते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे को पीछे लगे हुए पर्दे पर प्राप्त, मान लो यहाँ दर्पण है, पीछे पर्दा है, क्या है, हम यहाँ खड़े हो गए तो क्या हमारा चित्र पर्दे पर बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना। सपोज दैट ये शीशा है सामने, इधर पर्दा लगा है, हम यहाँ खड़े हो जाएं तो क्या ये हमारा चित्र वहाँ बनेगा, क्या पीछे बनेगा, क्या कभी, हाँ आगे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, बट पीछे पर्दे पर। लेकिन ये यहाँ वस्तु है, पर्दा यहाँ रख दोगे, पर्दे पर ये चित्र बन जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा। इसका फोटो भी ले सकते हो, लेकिन उसका केवल फोटो ले सकते हो, आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो ले सकते हो, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। अब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ये है आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। किस इमेज के नाम से, वर्चुअल इमेज के नाम से। ध्यान देना,
देखो आभासी प्रतिबिंब क्या है, फिगर बनाते हैं। देखो जरा, ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र, फोकस है। किरण डालोगे ना, ध्यान देना बच्चों, किरण डालोगे तो ये कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। किसी बिंदु से ये चली और ये दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु से चलने, पहला बिंदु है ये, पहला बिंदु, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो दूसरे बिंदु की ओर क्या हो रही, आती हुई। देखो ये डॉट डॉट रेखा है, आप पूरा मत बना दीजिएगा, डॉट डॉट रेखा है ये, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को मैंने बताया डॉट डॉट रेखा से यहाँ तक तो पूरी किरण आएगी, लेकिन जब इधर से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी। अभी समतल दर्पण में देखो जो चित्र बना था, आभासी बना था, डॉट डॉट से बना था ना। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, डॉट डॉट। इसलिए किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन बोल देते हैं, ये देखो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, बस समझिए, बस हो गया। फिर से एक बार, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब के गुण लिख लेते हैं अब। आभासी प्रतिबिंब के गुण, पहला तो ये देखो, ऊपर वस्तु है और प्रतिबिंब भी कहाँ है, ऊपर ही, तो ये सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, इसका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। दूसरा, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तीसरा, फोटो लिया जा सकता है, खूब खींचते हो दर्पण के सामने खड़े होके तुम लोग, फोटो ना खींचते हो कि नहीं, श्रृंगारदानी के सामने खड़े हो जाओगे और क्लिक कर लोगे, फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तो ये रहे हमारे प्रतिबिंब और उनके प्रकार। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज़ें जानेंगे, ठीक है ना।